सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? तो उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और अपने पेपर की तैयारी बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन से कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी ऑन फिजिकल वर्कशॉप रखी थी, उसके बाद हम अपनी कंडक्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन वर्कशॉप अकाउंटिंग की। और उसी तरह से जो बच्चे हमारे पास क्लासेस ले रहे हैं उनको हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और वैसे भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर बना के अपलोड करते रहेंगे पेपर तक, सिर्फ आपकी भलाई के लिए। अच्छा जी, आज हमने जो अभी आपसे वादा किया था कि हम अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज के कॉन्सेप्ट्स को अपलोड करेंगे, इसी तरह रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स वगैरह पे भी बात करेंगे। तो यहाँ पे हम जो अपने पहली वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं एक्सपेंस के रूल्स पे कर रहा हूँ। देखिए, एडजस्टिंग एंट्रीज को समझना सबसे बड़ा एक कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, स्पेशली जब वो फर्स्ट ईयर में आता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना सबसे बड़ा खेल है उसके लिए। उसके जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको समझ में आ जाएगी तो वो अपनी इनकम स्टेटमेंट वगैरह को भी क्या कर सकता है, टैली कर सकता है। मैंने पूरी यहाँ पे डायग्राम बनाई है जिसमें मैं आपको उस तरह से पूरी सारी चीजें क्या करूंगा, समझाऊंगा। तो मैं यहाँ पे अपने सबसे पहले एक्सपेंस के रूल को डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक्सपेंस के रूल को सबसे पहले समझने के लिए सर आपको एडजस्टिंग एंट्रीज की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। एडजस्टिंग एंट्रीज की इंपॉर्टेंस ये है कि आप जो एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं तो उसके दो इफेक्ट्स होते हैं। एक इफेक्ट आपकी जाएगी इनकम स्टेटमेंट के अंदर, एक आपका जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। तो अगर आपने कहीं पे भी अमाउंट की एरर की आपने एंट्री गलत पास कर दी या डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट टैली नहीं होगी और आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो सर यहाँ पे सबसे पहले जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एडजस्टिंग एंट्रीज कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज बताने जा रहा हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले आप एक एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज पास करने के बाद आप इस पोजीशन में आते हैं कि आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, जो कि आपके इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, उसको क्या कर सकें, एडजस्ट कर सकें। अगर आप एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर एग्जांपल गलत बना लेते हैं तो आप यहाँ पे जो अमाउंट पुट करेंगे अपनी इनकम स्टेटमेंट की करेक्ट नेट प्रॉफिट को या करेक्ट नेट लॉस को मालूम करने के लिए, तो वो क्या आ जाएगा सर, वो आ जाएगा गलत। जब वो गलत आ जाएगा तो जो आपकी बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल में ट्रांसफर होता है ऑनर का प्रॉफिट, तो वो भी गलत प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। और जो इफेक्ट्स जा रहे होंगे इनकम स्टेटमेंट में वो तो खैर गलत ही जा रहे होंगे, क्योंकि आपने डेबिट की और अमाउंट क्या है, गलत पुट कर दी। इसी तरह जब आप दोनों जब एडजस्टिंग एंट्रीज को दुरुस्त नहीं बना रहे तो आपकी इनकम स्टेटमेंट भी क्या बन रही है, गलत, और बैलेंस शीट भी क्या बन रही है, गलत। तो ये आपस में टैली नहीं हो सकती। क्लोजिंग एंट्रीज और ओपनिंग एंट्रीज आपके सिलेबस का पार्ट नहीं रही ड्यू टू कोविड, इस वजह से। तो हमारे पास सबसे पहले क्या चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, हमने इंपॉर्टेंस तो समझ ली कि एडजस्टिंग एंट्रीज सही बनेगी तो इनकम स्टेटमेंट सही बनेगी और फिर बैलेंस शीट सही बनेगी, अदरवाइज ये सही नहीं है। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्सपेंस के रूल्स को। एक्सपेंस के रूल्स को मैंने यहाँ पे क्लियरली डिफाइन किया है। क्लियरली डिफाइन इस तरह से किया है कि मैंने कुछ केसेस बनाए यहाँ पे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ केस 1 को, जिसमें मैंने लिखा है कि ट्रायल बैलेंस। सर ट्रायल बैलेंस एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसको मजीद दुरुस्त करने की जरूरत होती है। मजीद दुरुस्त करने की जरूरत इस तरह से होती है कि वो इंफॉर्मेशन होती है जिसके अंदर कुछ रद्द बदल की जाती है, कुछ चेंजेस की जाती है, क्योंकि पूरे साल का डेटा होता है और उसके अंदर हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है। उन गलतियों को जो पूरे साल एक ह्यूमन एरर अकाउंटेंट से हो जाती है, साल के आखिर में उन गलतियों को दुरुस्त करने का नाम क्या है सर, एडजस्टमेंट। उस एडजस्टमेंट को, ट्रायल बैलेंस को क्या होती है जरूरत एडजस्टमेंट की, तब हमें एक करेक्ट डेटा मिलता है जिससे हम अपना करेक्ट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को क्या कर सकते, रेक्टिफाई कर सकते। लेकिन सर यहाँ पे अगर हमारी इंफॉर्मेशन ही गलत होगी, जैसे कि ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो क्या हम डिजायर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो कि हमें एक्चुअल चाहिए वो हम नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे अगर हमारा नेट प्रॉफिट नेट लॉस गलत है तो हम नहीं रेक्टिफाई कर सकते, इसीलिए क्या होती है, एडजस्टमेंट्स लग जाती हैं। एडजस्टमेंट्स कैसे लगती हैं कि एडजस्टमेंट्स हमें बताती है कि आपने ये गलतियां की हैं, आप इनको क्या कर लीजिए, दुरुस्त कर लीजिए, ताकि आपकी नेट प्रॉफिट सही आ सके और नेट
आपको ये बोलती है कि नहीं, आपकी सैलरी एक्सपेंसेस है 40,000 की, मतलब आपने 5 लोगों को सैलरीज दी उनकी डेट से पहले, मतलब पहली तारीख 5 तारीख को देनी थी, आपने उनको 1 तारीख को दे दी। अब जब आपने उनको 1 तारीख को सैलरीज दी थी तो आपने साल और 5 तारीख आ गई, जिसमें से एक की सैलरी बनती थी 4, फॉर एग्जाम्पल 5 लोग हैं जिसमें से 4 लोगों को सैलरी 5 तारीख को मिलनी थी और एक को मिलनी थी 6 तारीख। तो आपने 5 तारीख के अंदर ही 10-10 हज़ार सबकी सैलरी को क्या कर दिया, एक्सपेंस मान दिया। उसी दिन, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, उसी दिन एडजस्टमेंट में क्या हुआ, आपने एडजस्टिंग लग गई और उसमें आपसे क्या कहा भाई कि आपने 50,000 जो सैलरी एक्सपेंस दिया है ये 50,000 का नहीं है, ये 40,000 रुपए। तो ये जो 40,000 रुपए का एक्सपेंस है तो इन दोनों के दरमियान क्या है, 10,000 का डिफरेंस। आपको ये बात भी मालूम करनी पड़ेगी, जब भी हेड्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट होंगे, हेड्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट होंगे मतलब ये ऊपर भी सैलरी एक्सपेंस लिखा हुआ है, ये एक हेड है, नीचे भी सैलरी एक्सपेंस लिखा हुआ है, ये एक है, ये दोनों सैलरी एक्सपेंस लिखे हैं तो आप क्या निकालेंगे, आप डिफरेंस निकालेंगे। मतलब एक की एक्सपेंस होना था 6 तारीख को, आप 5 तारीख को ही उसका एक्सपेंस करके बैठ गए, नहीं, तो वो क्या है, वो आपने उसकी काम से पहले उसको सैलरी दी है तो उस वक्त तक वो प्रीपेड है, तो वो जब 6 तारीख गुजर जाएगी तब एक्सपेंस बनेगा। इसी तरह साल की मिसाल ले लें, पूरे साल का आपने दिया हुआ है 50,000 एक्सपेंस, लेकिन वो कह रहे हैं पूरे साल का 50,000 नहीं है, 40,000 रुपए, तो 10,000 आपने उन लोगों को वो दिए हैं जो कि अभी भी आपके लिए एसेट है, आपका प्रीपेड है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इस बात का फर्क निकालना पड़ेगा कि जब भी हेड्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट सेम होंगे तो हम डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस कितना आएगा, 10,000, डेट इज कॉल्ड आपका क्या कहलाएगा, प्रीपेड कहलाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे प्रीपेड तो हमने निकाल लिया, फर्क निकालने वाली बात हमारे समझ में आ गई, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्या डेबिट करें क्या क्रेडिट करें। तो डेबिट क्रेडिट के लिए आपकी डेबिट क्रेडिट रूल्स पक्के होने चाहिए। एसेट किसके खाते में आता है, कहाँ जाता है, एक करंट एसेट, एसेट कोई सा भी बढ़ता है कहाँ जाता है, डेबिट। हमने क्या किया, प्रीपेड सैलरीज डेबिट, अमाउंट कोई तो हम फर्क निकाल चुके, एक्सपेंस में कमी आ गई, हम 50 समझ रहे थे लेकिन कितना है कितना, 40, दोनों के दरमियान फर्क है, फर्क हमने निकाला, प्रीपेड को बढ़ा दिया 10,000 पे और एक्सपेंस को कम कर दिया 10,000 से। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक प्रीपेड सैलरीज बढ़ती है तो कहाँ जाती है, सर डेबिट में जाती है, और एक्सपेंसेस में कमी आती है तो वो कहाँ जाती है, क्रेडिट में जाती है। हम क्या करेंगे, टू रिकॉर्ड प्रीपेड सैलरीज। इसी तरह सर यहाँ पे बनाइए, हमने डिफरेंस निकाला है, ठीक है। अब सेकंड केस में आपको बात करता चलूं, ये यहां तक की बात मैं कर चुका। सेकंड केस क्या है कि सर यहां पे सैलरीज एक्सपेंसेस लिखे हुए 40,000, लेकिन नीचे उसने आपसे खुद बोल दिया कि उसके अंदर मौजूद है प्रीपेड सैलरीज, तो यहां डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस निकालने की जरूरत इस तरह से नहीं है कि आपकी सैलरीज एक्सपेंस जब 40,000 की थी, वो कहता है ठीक है 40,000 की है, नीचे वो बोलता है सैलरीज एक्सपेंस आपकी 30,000 की नहीं है, तो उसने सैलरीज एक्सपेंस नहीं बोला, उसने डायरेक्ट बोल दिया कि आपकी उसके अंदर ही मौजूद है कितनी, 10,000 प्रीपेड सैलरी। इन अदर वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स, जहां पे हेड्स ऑफ अकाउंट सेम होंगे आप डिफरेंस निकाल लोगे, जहां पे हेड्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट हैं तो आप वहां पे फर्क नहीं निकालोगे, ये बात याद कर लेना। और किसकी आप एंट्री बनाओगे, अपने एडजस्टमेंट वाले अमाउंट की एडजस्टिंग एंट्री को पास करोगे। आपके पास प्रीपेड सैलरीज लिखा हुआ था, यहाँ पे भी जब 40,000 का एक्सपेंस है और वो कहता है कि उसके अंदर 10,000 प्रीपेड है, तो एक्सपेंस तो 10,000 से कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में, और जब एसेट बढ़ जाएगा आपका तो कहाँ आ जाएगा, डेबिट में। तो आपने क्या लगाया, टू रिकॉर्ड प्रीपेड सैलरीज केस 1 और केस 2 करूं मैं अगर वर्सेस, तो यहाँ पे एंट्री तो एक ही अमाउंट पे पास होगी इत्तफाकन, लेकिन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है वो क्या कि जब हेड्स ऑफ अकाउंट सेम होंगे तो हम फर्क निकालेंगे, और अगर डिफरेंट होंगे तो एडजस्टमेंट वाले
तो जब भी वो ये कहे ना कि आपने 50,000 का एक्सपेंस रखा हुआ है लेकिन 60,000 का है, तो इट मींस कि आपने उसको पे नहीं किया, आपका एक्सपेंस भी बढ़ा हुआ है। जब एक्सपेंस बढ़ता है तो वो डेबिट होता है और साथ में लायबिलिटी भी बढ़ती है, तो वो कहाँ चली जाती है, वो क्रेडिट में चली जाती है। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में वो कह रहा है कि आपका सैलरीज एक्सपेंस है कितने का, 50,000 रुपए का, ठीक है, लेकिन एडजस्टमेंट बोलती है नहीं, वो है 60,000 रुपए की। अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमने अपनी डे ऑफ कमिटमेंट पे 50,000 सैलरीज रिकॉर्ड कर ली और एम्प्लॉइज को दे दी, लेकिन असल होती 60,000 रुपए की। तो 4 जनवरी को जब हम खड़े हुए तो हमने इन दोनों का डिफरेंस कितना पे नहीं किया, 10,000 पे नहीं किया। तो ये 10,000 तो 3 जनवरी को पे हो जाने चाहिए थे, जो कि नहीं हुए। तो वो 4 जनवरी को क्या बन जाएंगे, वो आपके लिए पेबल भी बन जाएंगे, आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगी। तो यहां पे तो क्या बोल रहा है कि सैलरी एक्सपेंस 50,000 के, यहां बोल रहा है कि 60,000 के। तो जब भी ट्रायल बैलेंस में अमाउंट ज्यादा हो और एडजस्टमेंट में, एंड ट्रायल बैलेंस का अमाउंट कम हो और एडजस्टमेंट में ज्यादा हो, तो वो पेबल बन जाता है। इसकी लॉजिक ये है, ठीक है भाई। तो हमने क्या किया, एक्सपेंसेस तो बढ़े थे हमारे 10,000 से, क्योंकि हमने वो दिए नहीं थे, तो एक्सपेंसेस डेबिट फर्क वाली अमाउंट, और लायबिलिटी भी बढ़ गई क्योंकि वो पैसे देने हैं डे ऑफ कमिटमेंट के ऊपर, तो वो क्या है हमारे लिए, वो पेबल है। इसी तरह सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल। अच्छा जी, ये तो वो वाला केस है जहां पे हमें अमाउंट को देख के फर्क निकालना है, ठीक है सर। अब जहां पे हमें फर्क नहीं, अकाउंट को देखते हुए फर्क निकालना है और पेबल की एंट्री पास करनी है, उसके कॉन्सेप्ट टाइमलाइन से हमें मिल गए। लेकिन जहां पे वो हेड्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट लेता है और किन नामों से लेता है, वो लायबिलिटीज बन के यहां लिखे हुए, ऑल आर लायबिलिटीज। कौन कौन सी, एक्रूड, अनपेड, आउटस्टैंडिंग, पेबल। अगर ये लिखे हुए हैं क्रेडिट साइड पे और ऊपर एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, तो ये सारे के सारे क्या नेचर रखते हैं सर, ये सारे के सारे लायबिलिटी की नेचर रखते हैं। इसी तरह सैलरीज एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं 50,000 और सैलरीज पेबल लिखा हुआ है 10,000, ठीक है। जब सैलरीज एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं 50,000 और सैलरीज पेबल लिखा हुआ है 10,000, तो यहाँ पे अगर अमाउंट को हटा दूं, हेड्स ऑफ अकाउंट क्या है, डिफरेंट है। जब हेड्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट है तो एडजस्टमेंट वाली अमाउंट की एंट्री पास होगी, ये भी लायबिलिटी है। एज इस सिचुएशन जो आपने ऊपर अपनी एक्सपेंसेस को पे नहीं किया था, तो वो लायबिलिटी कन्वर्ट हो गई, एक्सपेंसेस तो रहे। तो जब एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट। ये लायबिलिटीज जो मैंने लिखी है, ये मैंने लिखा है सैलरीज पेबल के नाम से, ये इन नामों से भी आ सकती है, इन नामों से भी आ सकती है, एक्रूड, अनपेड, आउटस्टैंडिंग, पेबल। तो घबराना नहीं है सर। ये हमने नरेशन बना दी टू रिकॉर्ड सैलरीज पेबल। सर ये थे हमारे एक्सपेंसेस के रूल। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में सप्लाईज के रूल्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। आप मेरी टाइमलाइन पे जाके देखेंगे, आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको प्रीपेड के कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे। तो ये हमारे 3 रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे एटलीस्ट आप अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज कर सकते हैं। मैं उन बच्चों से मुखातिब हूँ जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई की है और जिन्होंने